नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का 16वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे मराठा शासन के अंतर्गत सूबा शासन और सत्ता में हुए संघर्ष के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सूबा शासन के बारे में। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद उसके भाई मधोजी के पुत्र चिमनाजी को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। बिम्बाजी विधवा आनंदी की भी यही इच्छा थी, पर मधोजी के ज्येष्ठ पुत्र राघोजी को यह पसंद नहीं था। 1788 में माधोजी की मृत्यु के पश्चात नागपुर की सत्ता राघोजी के हाथ में आ गई। षड्यंत्र से चिमनाजी की मृत्यु हो गई। फिर राघोजी द्वितीय के छोटे भाई व्यंकोजी भोसले को रतनपुर का शासन प्राप्त हुआ। व्यंकोजी भोसला नागपुर के राजकाज में व्यस्त रहे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन रतनपुर में चलाया और सूबा शासन प्रारंभ किया। तो सूबा शासन के जनक किन्हें माना जाता है, तो वो है व्यंकोजी भोसले को। छत्तीसगढ़ में मराठों ने सूबा शासन चलाया, जो कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन साबित हुआ। और सूबा शासन के जनक जो है वो है व्यंकोजी भोसले को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने रतनपुर में प्रत्यक्ष रूप से तो शासन नहीं किया, परंतु सूबेदारों को नियुक्त करके इन्होंने अपना शासन चलाया। आगे देखें तो सूबेदारों का क्रम देखें तो सबसे पहले आते हैं महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकाजी कामा, सखाराम टाटिया, यादव राव दिवाकर। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी इनका क्रम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। लगभग 2 बार पीएससी ने इसी क्रम को पूछा था। महिपत राव दिनकर सबसे पहले सूबेदार है। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, सखाराम टाटिया, यादव राव दिवाकर। एक बार फिर से, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, सखाराम टाटिया, यादव राव दिवाकर। आप इसे तीन करके भी याद कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको याद हो गया होगा इनका क्रम। तो हम एक एक सूबेदारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने जानते हैं कि सूबेदारी व्यवस्था थी क्या। सूबेदारी व्यवस्था जो थी वो एक ठेकेदारी व्यवस्था थी। जो व्यक्ति सर्वाधिक राजस्व वसूलने का दावा करता था उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। नियुक्ति का मापदंड जो था प्रतिभा एवं कार्यकुशलता नहीं, बल्कि आर्थिक लाभ रहा। तो चलिए सूबेदारों के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 8 सूबेदार थे, किंतु कुछ अभिलेखों में 9 सूबेदारों का भी उल्लेख मिलता है। सबसे पहले सूबेदार आते हैं महिपत राव दिनकर। इनका शासन काल जो रहता है 1787 से 1790 तक रहता है। ये प्रथम सूबेदार थे। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो था वो छत्तीसगढ़ आया था। फॉरेस्टर ने कुछ बातें भी लिखी। फॉरेस्टर ने लिखा, रायपुर एक बड़ा शहर है जहाँ अनेक व्यापारी एवं धनी व्यक्ति निवास करते हैं। और ये रतनपुर के बारे में लिखते हैं, ये एक सुंदर प्रदेश है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ भारी मात्रा में चावल उत्पादन होता है। और कई बातें लिखी, परंतु ये जो 2 प्रमुख बातें हैं वो लिखा फॉरेस्टर ने।
विट्ठलराव दिनकर अगले सूबेदार। 1790 1790 से 1796 छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति इन्होंने लागू की, जबकि परगना पद्धति के सूत्रधार बिम्बाजी भोसले को माना जाता है। और सूत्रधार अलग होता है, जन्मदाता अलग होता है। परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर और जबकि सूत्रधार बिम्बाजी भोसले को माना जाता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ गढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया और जिसका प्रमुख कमाविजदार कहलाता था। इनके शासनकाल में 13 मई 1795 को जेटी ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। इनके शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ का शासन 2 भागों में विभाजित किया गया, खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र पर मराठों का प्रत्यक्ष शासन रहा, जबकि जमींदारी क्षेत्र जमींदार के स्वतंत्र शासन पर रखा गया। इन्हीं के शासनकाल में भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 विट्ठलराव दिनकर के समय हुआ। ब्लंट ने छत्तीसगढ़ गजेटियर, ये जो ब्लंट आए थे जेटी ब्लंट, इन्होंने छत्तीसगढ़ गजेटियर प्रकाशित किया। इस गजेटियर में पहली बार छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग किया गया। फिर जो अगले सूबेदार बनते हैं वे है भवानी कालू। भवानी कालू का जो शासन काल रहता है वो रहता है 1796 से 97। सबसे कम समय के लिए सूबेदार बने कौन? भवानी कालू। फिर अगले जो सूबेदार हैं उनके बारे में चर्चा करें तो अगले सूबेदार है केशव गोविंद पंत। ये सर्वाधिक लंबे समय तक सूबेदार बने रहे। इनके शासनकाल में 1799 में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आए। इसने बिम्बाजी भोसले के मृत्यु से लोगों को सदमा पहुंचा। इन्होंने कहा कि बिम्बाजी भोसले के मृत्यु से लोगों को सदमा पहुंचा। फिर अगले जो सूबेदार आते हैं वो है बिकाजी गोपाल। बिकाजी गोपाल के बारे में जानें तो इन्हीं के शासनकाल में रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई 1816 में। आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय इन्हीं के समय हुआ 1817 से 1818। इनके शासनकाल में पिंडारियों का उपद्रव रहा। छत्तीसगढ़ के भोसला राजकुमार वेंकोजी की मृत्यु वह उनके स्थान पर अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया। इन्हीं के शासनकाल में क्या क्या हुआ? रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इन्हीं के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के भोसला राजकुमार वेंकोजी की मृत्यु व उनके स्थान पर अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया जाता है और पिंडारियों का उपद्रव होता है। फिर अगले जो सूबेदार रहते हैं वो है सखाराम टाटिया। सखाराम टाटिया के बारे में जानें तो ये सबसे कम अवधि के लिए सूबेदार बने, मात्र 3 माह के लिए। इन्हीं के समय किसानों द्वारा गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये वे सूबेदार रहे जिनकी किसानों ने हत्या की। फिर अंतिम जो सूबेदार रहते हैं वे है यादवराव दिवाकर। यादवराव दिनकर लिखा है लेकिन यादवराव दिवाकर कई बुक्स में दिया हुआ है। तो यादवराव दिवाकर के बारे में हम जानें तो ये थे अंतिम सूबेदार। 31 मई 1818 को रेजिडेंट जेनकिन ने सूबा शासन समाप्त कर जून 1818 में
छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। अर्थात 31 मई 1818 को जो रेजिडेंट रहते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट जो जेनकिन रहते हैं, वे छत्तीसगढ़ से सूबा शासन समाप्त कर देते हैं और फिर अगले महीने ही जून 1818 में छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। तो इतना था सूबा शासन के बारे में। फिर एक और बीच में एक टॉपिक रहता है सत्ता संघर्ष का। सत्ता संघर्ष देखें तो 1811 से 1818 तक चलता है। रघुजी द्वितीय के मृत्यु के बाद अप्पा जी या अप्पा राव राजा बनना चाहते थे। वेंकोजी का पुत्र रघुजी तृतीय छोटे थे, जिसके कारण अप्पा राव को राजा बनाया गया। अप्पा राव को ब्रिटिश ने अपना रेजिडेंट नियुक्त किया था। इस समय दरबार में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में मिस्टर जेनकिंस उपस्थित थे। अप्पा राव और ब्रिटिश के बीच एक संधि हुआ, जिसके लिए अप्पा राव को हर साल 7.11 लाख देने का निर्णय हुआ। इस संधि संपन्न करने वाले नगोपंत और नारायण पंडित को ब्रिटिश शासन द्वारा पुरस्कार के रूप में 25,000 और 15,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया गया। प्रिंसेप लिखते हैं, पारंपरिक कूट और ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त मराठों को ब्रिटिश का सामना करना संभव नहीं था। प्रिंसेप क्या लिखते हैं, पारंपरिक कूट और ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त मराठों को ब्रिटिश का सामना करना संभव नहीं था। फिर होता है सीताबर्डी का युद्ध 1818। इसमें मराठा अप्पा राव और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें अप्पा राव ने आत्मसमर्पण कर दिया और शासन ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। तो इतना हमने देखा सूबा शासन के बारे में, और कुछ हिस्ट्री के भी पॉइंट आए इसमें। सूबा शासन और सत्ता संघर्ष, जो कि सत्ता संघर्ष कब से कब तक चला, 1811 से 1818। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।